सफलता की कहानी तो सबकी होती है और सफलता उन्हीं को मिलती है जिसने मेहनत किया हुआ है। मेहनत का रंग ही सफलता है और सफलता ही मेहनत है। तो हमारे बीच में आज आई हुई है एक सफलता की, क्या बताऊँ मैं इनके बारे में, इतनी जगह सफलता, जहाँ जा रही है वहाँ सफलता पा रही है। तो हमारे बीच है आरती तोमर। अभी ये पोस्टेड है रायपुर एम्स में और इनकी ग्रेजुएशन गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग रायगढ़ से है। तो हम आरती से थोड़ा सा कुछ चीज़ें हैं जो जानना चाहेंगे कि वो बताएं कि आप नर्सिंग में कैसे आए, नर्सिंग के बारे में जाने कैसे, कि आप पीएनटी के थ्रू आपका हुआ, फिर आप गवर्नमेंट में गए, फिर 4 साल कैसे पढ़ाई किए, थोड़ा सा इसके बारे में हमको अपना इंट्रोडक्शन के साथ बताइए। जी सर। सर सबसे पहले नर्सिंग के बारे में मुझे ऐसे पता चला था, हमारे रायगढ़ में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ की एक हेड नर्स हुआ करती थी वर्गीस, उनको मैं नानी बोलती थी, तो वर्गीस नानी। तो मैं 7th क्लास में थी, तब से उन्होंने मतलब मेरे दिमाग में डाल दिया था बनेगी नर्स, नर्स ही बनाऊंगी, मेरे पापा से मैं बात करूंगी, ऐसा करके शुरू से जब भी घर आती थी नर्सिंग के ही करना है, 10th पार होते ही नर्सिंग का तैयारी करो, ये करो, ऐसा करके दिमाग में डाल दिया। फिर जैसे ही मैं 10th से ही मेरे दिमाग में था कि हाँ मेरे को बायोलॉजी लेनी है, बायोलॉजी लेकर प्री नर्सिंग टेस्ट निकालना है, उसके बाद मुझे नर्सिंग में जाना है, ये मुझे पहले से ही क्लियर था फ्रॉम क्लास 7। अच्छा। और आपका रहना कहाँ, गाँव, घर? सर मैं रायगढ़ से ही हूँ प्रॉपरली। अच्छा जी, मतलब आप रायगढ़ से हैं और रायगढ़ ही आपको मिल गया गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ सर। काउंसलिंग में? जी सर। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो गया ना? जी सर। और उसके बाद 4 साल तक जो पढ़ाई हुआ, उसके बाद कुछ सोचे थे कि अपने को कहाँ जाना है, क्या गोल है, क्या अचीवमेंट है, कोई सर जब मैं अपने कॉलेज डेज में थी तब ज्यादा हमको अवेयरनेस नहीं था कि ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें ऐसे हम एग्जाम दिला के एंटर कर सकते हैं, इतना अच्छा पे स्केल होता है, इतनी अच्छी फैसिलिटी होती है। हमको सिर्फ जो नॉलेज था वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो स्टेट गवर्नमेंट नर्स होती है, सिर्फ यहाँ तक हमारा माइंड लेवल सेट था। फिर जब हम निकले तब फिर क्रेज चल रहा था कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स का। हाँ, तो फिर मेरा एम तो तब जब मैं निकली थी तब ये था कि मैं CHO बन जाऊं। मुझे अवेयरनेस ही नहीं था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जा सकते हैं। बट फिर ऐसा तैयारी करने के लिए बैठे तो तैयारी कैसे की जाए, क्या क्या चीज प्रीफर की जाए, कहाँ जाके तैयारी की जाए, थोड़ा रिसर्च किया, सीनियर्स के द्वारा कुछ फ्रेंड्स से बात हुई और कुछ टीचर्स थे, तो उनसे पता चला कि हमारे इंडिया में राजस्थान वगैरह में कोचिंग्स होती हैं और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए जैसे मैंने लोकल के लिए पता किया तो फ्लोरेंस का एक आया नाम कि फ्लोरेंस में कोचिंग चल रही है, स्टार्ट है, अब से चल रहा है कोचिंग करके, तो इसका नाम पता चला। फिर सर को कॉल लगाया मैंने, सुदेश सर को, हाँ, कि सर आपके यहाँ कोचिंग होती है। उन्होंने बताया हाँ हम लोग इतने इतने दिन में प्रिपेयर कराते हैं, इतने दिन का कोर्स है और फिर उसके बाद आपको ऐसे ऐसे प्रिपेयर करना है, आ जाइए करके बोला। फिर मैं आई रायपुर, आने के बाद में फिर यहाँ कोचिंग स्टार्ट की, 6 मंथ कोचिंग किया, 6 मंथ के बाद 7th मंथ में मेरी जॉब लग गई। अच्छा, तो जो कोचिंग के समय जब आए शुरू में, जी सर, तो वो स्टार्टिंग का फेस कोचिंग का कैसा था और कब आपको लगा कि हम अब सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी पा सकते हैं? सर स्टार्टिंग के 2 मंथ्स मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट थे, मैं कंफ्यूज रहती थी हर चीज में, पढ़ना कैसे है, क्या बुक प्रीफर करना है, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना है। 2 मंथ तो मैं पूरा कंफ्यूजन में ही चली, बस क्लास कंफ्यूजन में ढंग से पढ़ नहीं पाती थी। फिर जब 3rd मंथ आया फिर धीरे धीरे चीजें क्लैरिफाई हुई, मैंने खुद से स्ट्रेटेजी बनाई अपनी। फिर उसके बाद मतलब 3 महीने के बाद थोड़ा सा डेडिकेशन आपके मन में आ गया? आफ्टर 3rd मंथ मेरे को लगा कि नहीं मैं कर लूंगी। और कब लगा कि मैं एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में मेरा सिलेक्शन हो सकता है? सर ये 100% मुझे तब लगा था जब मेरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लिया था मैंने, तब मुझे इस चीज का कॉन्फिडेंस आया था। अच्छा, और कोचिंग करते करते जब टेस्ट वेस्ट होता था उसमें नंबर का क्या वैल्यू है और यहाँ जो टीचर गाइड दे रहे थे उसका क्या महत्व रहता था? सर जो नंबर्स आते थे वो तो ठीक है, जैसे 20 में 19, 18 वो स्कोर करती थी और वो जनरली बहुत से स्टूडेंट करते थे। अच्छा। तो एक लगता था कि हाँ ठीक जा रही हूँ, बस ये चीज लगता था। और जो टीचर्स की गाइडेंस है सर वो मेन मोटिव रही है मेरे तैयारी में। जो उनका एक एक मोटिवेटिंग वर्ड था वो मैं पकड़ती थी। जो मेरे डायरेक्टर सर थे, आप और सुदेश सर, वो लोग सर बहुत मोटिवेटिंग रहे हैं मेरी जर्नी में। जब भी आप लोगों से बात हुआ, इतने हजारों लाखों स्टूडेंट्स आपके कांटेक्ट में, बट आप लोग हर स्टूडेंट्स को
हाँ ये चीजें हैं, उसने ये बोला है मुझे उस चीज पर ध्यान देना है। जैसे एक बार टेस्ट सीरीज का था, मैंने पर्सनली बोला था कि सर हमारी टेस्ट सीरीज में ये चीजें कमी हो रही है सर, ये पूरा करवाइए, आज की टेस्ट सीरीज नहीं आई है। अच्छा। मैंने कॉल लगाया था, आपने उसमें पर्सनली ध्यान दे के टीचर्स को बोल के वो चीज करवाया, तो ये चीज था सर हमारे जर्नी का। तो मुझे ये लगता है कि इन्वायरमेंट कोचिंग में आने के बाद जो माहौल बनता है और डेडिकेशन जो आता है, आपको क्या लगता है ये कहीं पे बैठेंगे तभी हो पाएगा ना? हाँ सर, मुझे ऐसा लगता है कि इन्वायरमेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी और सर। साथ में एक हेल्दी इन्वायरमेंट। हाँ सर। तो वो चीजें शायद आपको फ्लोरेंस में देखने को मिला होगा। हाँ सर 100%। सर सब तरफ जस्ट घर भी जा रहे हैं तो अगल बगल फ्लोरेंस के स्टूडेंट, जहाँ रूम लिया था वो भी फ्लोरेंस के स्टूडेंट, कोचिंग आए तो भी पढ़ाई, टीचर आए तो भी पढ़ाई, आप लोग आ रहे तो भी सिलेक्शन, बस यही बात है चारों तरफ। और आप लोग सर शुरू से कट डाउन कर देते हैं, बोल देते हैं कि अभी फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सब छोड़ दो, तो फिर जिसने वो बात मान ली वो 100% सक्सेसफुल होगा सर। तो जैसे कि आपने तो MNS निकाले, फिर एम्स, फिर SGPGI, DSSB, ESIC, RRB, इतने सारे 100-900 जहाँ पे भी गए अच्छे रैंक के साथ टॉप किए, है ना? जी सर। तो हमारे बच्चे इस तरीके से कैसे जा सकते हैं, उनको कैसा पढ़ना चाहिए? सर सबसे पहले तो वो कोचिंग आ रहे हैं, उनको सबसे पहला चीज है कि थ्योरी पे ध्यान देना चाहिए। अच्छा। जो भी थ्योरी हमारे माइंड में इनग्रेन्ड हो रही है, फर्स्ट वो क्लास में बहुत कंसंट्रेटेड होकर बैठे, टीचर की एक एक बात, एक एक वर्ड, एक एक लाइन जो वो पढ़ा रहे हैं उसमें उनको इनग्रेन्ड होना पड़ेगा। सेकंड, वही थ्योरी जाकर वो अपने बुक से क्लियर करें सेम डे। सेम डे वो क्लियर कर ले तो थ्योरी कहीं ना कहीं उनकी स्ट्रांग बनते वहीं से जाएगी। फिर जैसे हम कोचिंग के स्टार्टिंग 2 to 3 मंथ में बहुत सारी थ्योरी कवर हो चुकी होती है, आफ्टर 3rd मंथ हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी ही चाहिए, स्टार्टिंग से ही करना चाहिए। बट जो हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस बोलते हैं हम, 500, 1000, 2000 जो क्वेश्चन है 3rd मंथ से हमको लगाने चाहिए, मुझको ऐसा लगता है लग जाना चाहिए। हाँ, मतलब जो आज पढ़ाई हुआ है उसका जाके तुरंत रिवीजन कर लो आप। हाँ सर। ताकि आगे जाके बर्डन ना पड़े। और कोशिश तो ये करना चाहिए क्लास में बैठे ही रिवीजन कर लीजिए। अच्छा अच्छा। हाँ, जो नोट्स हैं उनके रिवीजन आप क्लास में ही कर लीजिए। घर जाइए, बुक्स की जो थ्योरीज है, जैसे कि अगर जो कोचिंग में पढ़ा रहे हैं उसके बाद सॉन्डर्स अगर हम घर जाके उसी का थ्योरी तुरंत कवर अप कर लेते हैं उस चैप्टर का, तो वो ज्यादा बेटरली आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, और टेस्ट का क्या वैल्यू है? और एक चीज और बहुत बड़ी चीज है कि नेगेटिव मार्किंग से हम कैसे बच सकते हैं? नेगेटिव मार्किंग का सर ऐसा है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना वो हम कर रहे हैं, उससे हम नेगेटिव मार्किंग से बचेंगे। जैसे मैंने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू की, अभी मैं 100 क्वेश्चन से स्टार्ट कर रही हूँ। 300, 500, 1000, 2000, 5000 तक लास्ट है एक पर्सन जा सकता है पर डे में। तो ये मैं कर रही हूँ मैक्सिमम। मैं पहली बात कितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर डे में कर पा रही हूँ, इस चीज से हमारा नेगेटिव मार्किंग से डिपेंड करता है। जहां जहां हमको कमी लग रही है, मान लीजिए मेरे 100 में से 50 क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, तो 50 को आप गुला लगा के रखिए कि इतने मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। अब मेरे को उन टॉपिक्स को वापस खोल के पढ़ना है, क्योंकि मेरा वीक है तभी वो रॉन्ग हो रहा है, तो फिर उस पे मेरे को लगाना। अब जब मैं रिपीट करूंगी सेम क्वेश्चन तो शायद मेरे 75 राइट होंगे, फिर 25 बच गए, फिर उस पे मेरे को मेहनत करनी कि नहीं मेरा अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। फिर उसके बाद जब उस पे मेहनत करूंगी शायद 90 क्वेश्चंस मेरे राइट हो जाए। 90 क्वेश्चन राइट हो गए। अब सेकेंड चीज आती है नेगेटिव मार्किंग में कि सेल्फ कंट्रोल। अब मान लीजिए 100 क्वेश्चंस आए हमारे एग्जाम में, तो मुझे क्या 100 अटेम्प्ट करना जरूरी है? क्या जो 100 अटेम्प्ट करता है वही एग्जाम पास होता है? नहीं, कोई 60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन कर भी टॉप रैंक इंडिया में ला सकते हैं। आपको पता चलता था एक्यूरेसी? हाँ सर, एक्यूरेसी की ये मैं जो की हूँ एकदम 100% सही है। हाँ सर। पेपर जब देने जाते थे तो? हाँ सर, ESIC में था सर, मेरे को पता था मेरे इतने ही मार्क्स आएंगे। अच्छा, जैसे 150 अराउंड का था, तो मुझे ये क्लियर था 130 to 140 मेरे मार्क्स हैं। अच्छा अच्छा। और कई बच्चों की ये चीज बहुत देखने को मिल रहा है आजकल कि क्वेश्चन रीड करने में लोग ज्यादा टाइम लगा दे रहे हैं। हाँ, तो इसके पीछे का है क्या हो सकता है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सर वही है, फर्स्ट हम लोग को क्लास में कंसंट्रेटेड, सेकंड जो बुक पढ़ रहे हैं वो भी पूरे माइंड के साथ पढ़ना है सर। पहली बात तो प्रेजेंस ऑफ माइंड थ्योरी से ही चालू होता है। फिर जो जितनी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा कर रहे हैं, जैसे 100, 200 जो भी पर डे स्टार्ट कर रहे हैं, वो एकदम कॉन्शियस माइंड के साथ हमको करना है। तो प्रैक्टिस हमारी यहाँ से बनना चालू होती है। देन फिर बात आती है टेस्ट सीरीज पर। तो हम टेस्ट सीरीज जैसे कि हमारी 1 या 1.5 घंटा टाइम देता है कोई भी टेस्ट सीरीज है 100 क्वेश्चन के लिए। तो अब जरूरी नहीं है कि 60 मिनट्स की टेस्ट सीरीज है तो आप 60 मिनट्स लगाइए, कोशिश करिए 50 मिनट 40 मिनट्स में खत्म करिए। तो उससे क्या है आपकी स्पीड
स्पीड बनेगी, सेकेंड टाइम रीड करने के लिए टाइम बचेगा सर आपके पास। तो इसमें क्या गलती कर भी रहे हो अगर आप फर्स्ट में, तो अगर सेकेंड टाइम रीड करते हो गलती पकड़ा गई तो वो राइट कर लोगे आप आंसर। एक बात पूछना था, जैसे कि कोचिंग आते थे, 6 घंटा 7 घंटे की क्लासेस होती थी, तो यहाँ को मैनेज करने के बाद घर में जाके किस तरीके से आप पढ़ाई करते थे और उसको कैसे मतलब मैनेज किया टाइम को, और उसके लिए समय कैसे दिए पढ़ाई को? सर जैसे मेरी क्लासेस खत्म हुई, मैं कोशिश तो यही करती थी कि क्लासेस का जो थ्योरी है मैं यहाँ बाइंड अप करके रिवाइज करके जाऊँ। नहीं, अगर कभी नहीं रुक पाई तो फिर घर जाके एक साइड खाना लगा चढ़ा दिया मैंने, सेकेंड साइड में अपना रिवाइज कर लेती थी। 10-15-20 मिनट खाना बनने में लगता था, उतने में मेरा थ्योरी जो भी पढ़ के आई हूँ वो रिवाइज हो जाता था। उसके बाद मैं उसी टॉपिक के उठाकर क्वेश्चंस करती थी, जैसे अपनी PR यादव, टारगेट हाई, मॉसबी, सॉन्डर्स, जो उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो वहीं के वहीं निकाल देती थी। अच्छा। फिर इवनिंग का जो टाइम होता था, नाइट में सोने के पहले 10-11-12 बजे का टाइम, तब मैं टेस्ट सीरीज लगाती थी। अच्छा, तो मतलब पढ़ना को आपने खाना बनाते समय भी नहीं छोड़ा? सर खाना खाते टाइम भी नहीं छोड़ा, उस टाइम भी मैं मोबाइल में MCQ बनाती थी। अच्छा, तो ये डेडिकेशन बहुत अच्छी बात है। तो इतना क्यों, क्या ऐसा कुछ नीड था आपको कि ये कुछ चाहिए ही? सर नीड भी था और एक प्रोफेशनल मोटिव जो बहुत कम लोग रखते हैं, वो चीज था सर कि मेरे को मेरे प्रोफेशन में अच्छा करना है, एक प्रोफेशनल रोल मॉडल बनना है, ये था मेरे अंदर। जैसे कई लोग अलग तरीके से रोल मॉडल बनते हैं, कोई फैशन के उस फील्ड में, तो मैं चाहती थी कि नर्सिंग के फील्ड में कुछ एक होना चाहिए और उसके साथ साथ फैमिली को कुछ सपोर्ट करूँ। हाँ ये चीजें, हाँ सर, ये चीजें थी। मैं मेरे फैमिली में बड़ी बहन हूँ, मेरे भाई बहन छोटे हैं, पापा अकेले थे फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे करना है, पापा के बाद मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मेरे भाई बहन घर को देना है। तो सर ये भी बहुत बड़ा मोटिव रहा। बड़ा मोटिव है। तो कब लगा कि आपको कि अब मैं 100% एम्स में जा सकती हूँ? सर जब मेरा मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में सिलेक्शन हो गया, उस टाइम मुझे 100% श्योर हो गया था कि मैं सिलेक्शन ले लूंगी। मतलब अपने ऊपर भरोसा हो गया था, निकले ना निकले वो तो बात की बात थी, बट भरोसा जो अपने ऊपर हम गेन करते हैं वो फर्स्ट एग्जाम के बाद मुझे गेन हुआ था। जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जैसा एग्जाम जब क्लियर कर सकती हूँ, तो सर मैं वो भी कर सकती हूँ, ऐसा भरोसा आया था मुझे। जब कॉलेज पढ़ रहे थे आप जी, तो कभी लगा था कि हम एम्स से निकाल सकते हैं? सर तब तो मुझे एम्स का नाम सच में नहीं पता था। अच्छा। हमारे कॉलेज में ऐसा अवेयरनेस नहीं था इन चीजों के बारे में। बस हमको थ्योरी और स्टेट गवर्नमेंट की जो नर्सेस रहती हैं वहां तक की पहुंच का पता था कि हाँ ये जॉब्स हमारे लिए हैं कि हम स्टेट गवर्नमेंट में एज अ नर्स लग सकते हैं। फिर जब मैं निकली तो उस टाइम पे CHO का बहुत ज्यादा क्रेज था सर, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का। तो मुझे वो बनना था कि मैं कैसे भी करके CHO में लग जाऊं। हाँ, बट हमारे टाइम पोस्ट ही नहीं निकली। मेरी किस्मत अब अच्छी बोलूं या बुरी पता नहीं। अच्छी है। व्यापम की इतने सारे दिनों से वैकेंसी नहीं आई थी, जी सर। CHO की वैकेंसी नहीं आई, तो लोगों के पास ऑप्शन क्या था? एम्स। जी सर। है ना, यही तो। यहाँ जब बैठे आप क्लासरूम में, कोचिंग में, जी, तो यहाँ पे फिर मुझे ये बताइए कि हम बातें होती थी कि नहीं होती थी एम्स के बारे में? सर यहाँ सिर्फ एम्स की ही बातें होती थी। अच्छा। जी। और उसके साथ साथ कि कौन सा क्वेश्चन कैसा है, क्या रेशनल के बारे में एक दूसरे से सब डिस्कशन होता था? हाँ सर। मतलब हम बोल सकते हैं कि पूरा इन्वायरमेंट था वहाँ पे कि हमको वहीं जाना है कोचिंग के अंदर। 100%। मतलब हमको तो ऐसे इमेज बना दी गई थी एम्स रायपुर की, छत्तीसगढ़ वालों के लिए स्पेशली, एम्स रायपुर ही जाना है और कुछ नहीं देखना है अपने नहीं सर। उसके लिए लेकिन अपने को एक बार ड्रीम चॉइस कर लिए हैं, गोल बना लिए हैं जी, तो उसके हिसाब से फिर आपने मेहनत चालू कर दिया। हाँ सर। है ना, मतलब मेरे को क्या करना है और कैसे जाना है इसका आपने जरिया सोच लिए और ठान लिए कि मुझे जाना है तो जाना है। जी सर। और ये चीजें मैंने बहुत से बार देखा है कि जिस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे जाना है, तो मैंने शायद ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा हो कि वो रुका हो। आपको क्या लगता है इस चीज के लिए? सर 100% यही लगता है कि जब आप किसी चीज को अगर एक बार सोच लो, सर एक ह्यूमन बीइंग का क्वालिटी है सर कि हम जिस चीज को सोच ले वो कर सकते हैं, बट एनिमल्स में ये चीज नहीं है। तो वही चीज है सर कि अगर हम सोच ले कि हाँ मेरे को ये चीज करनी है, हम 100% 200% अपना टाइम, दिमाग, सारी चीज अगर उस चीज में दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम लेंगे ही लेंगे उस चीज को। क्योंकि अब हमको वहाँ जाना है, मतलब जाना है, ये ही हमारा गोल है। और एक बार जिसने गोल सेटअप कर लिया और उसमें जाने के लिए चले गए तो सच में जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। इतनी सारी वैकेंसी निकाले आपने,
कैसा लगता है निकालने के बाद? सर एक्चुअल में इसने जो मेरा मेन गोल था यहाँ आते ही एम्स, ESIC और RRB था, बट ये एग्जाम्स बीच में पड़ गए। मेरे फ्रेंड्स ने बोला फॉर्म डाल दिए, बैठ गई एग्जाम में ऐसी। ये DSSS तो बस मैं घूमने गई थी, एग्जाम में बैठ कर आ गई तो भी निकल गया। एक्चुअल में इस चीज का ये है कि कंसेप्ट क्लियर था। मैं स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहूंगी कि जब किसी स्टूडेंट का कंसेप्ट हर चीज में क्लियर है तो ऑब्वियसली वो किसी भी एग्जाम में बैठे, इवन वो फॉरेन के भी एग्जाम्स में बैठे, तो उसका नर्सिंग वाला पार्ट तो ऑब्वियसली क्लियर होगा ही होगा। और जैसे कि कॉलेज टाइम में तो थे आप लोगों की लगभग 50-60 की स्ट्रेंथ रही होगी। जी जी सर। और उसमें कुछ ही लोग आ पाए कोचिंग? हाँ सर, हम 4 लोग आ पाए थे सर। अच्छा, स्टार्टिंग में। अभी तो बहुत क्या लगता है कि निकलने के बाद थोड़ा सा अपने आप को मौका देना चाहिए? हाँ सर। कब से देना चाहिए और कैसे चालू कर देना चाहिए, क्या लगता है? आजकल तो ऐसा है कि स्टूडेंट 2nd ईयर 3rd ईयर से भी पढ़ाई चालू कर रहे हैं जिनको अवेयरनेस है। तो ऑब्वियसली कॉलेजेस में इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए कि ऐसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जहां हम क्लिनिकल एरिया में अपनी जॉब ले सकते हैं। तो अगर इस चीज की अवेयरनेस होगी तो वो 2nd ईयर 3rd ईयर से ही अपनी प्रिपरेशन एटलीस्ट 1 आवर हाफ एन आवर स्टार्ट कर देंगे। और जैसे कि 2 पार्ट्स हैं, एक हम वहां से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम निकलने के बाद 2nd डे ही हम कोचिंग आ जाएं। कोचिंग के बाद 6 मंथ की हमारी यहाँ कोचिंग होती है जिसमें थ्योरी क्लासेस होती हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिसेस भी कराते हैं जहाँ नीड है स्टूडेंट को उस एरिया में। तो उसको आप करिए कंप्लीट, प्लस अपना एक पर्सनल स्ट्रेटेजी बनाइए। ये तो हमारा कोचिंग पार्ट हो गया। सेकंड होता है स्टूडेंट का सेल्फ, जो हार्डवर्क वाला जो रहता है वो हमको खुद की स्ट्रेटेजी बना के 2nd फेज में करना है। क्योंकि हम कोचिंग वाला रास्ता तो दे सकते हैं लेकिन एग्जाम में बैठना तो आप ही को है। एग्जैक्टली सर, है ना? तो इसके लिए आपका सेटअप बहुत जरूरी है। और एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा कि ठीक है आप बहुत जगह चल रहा है, बहुत सारी कोचिंगें आ गई है, तो आपको कभी लगा कि फ्लोरेंस में कुछ चीज छोड़ी या फिर फ्लोरेंस ही क्यों जाना है? सर हाँ, मुझे ये चीज लगा कि जितनी चीज इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, वो सब यहाँ कवर तो होता है। अदरवाइज मैं MNS में हाफ कोर्स करके ही गई थी, बट उस हाफ कोर्स के नॉलेज से ही मैंने क्लियर कर लिया। मतलब सिर्फ जहाँ फोकस करना है वो चीजें एग्जैक्टली यहाँ बताई जाती हैं। अच्छा जी सर। ठीक है। और अभी कैसा लग रहा है जॉब पाने के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है सर, सेटल्ड फील कर रही हूँ मैं अपने आप को। और ये भी लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट की एज अ मोटिवेटिंग रोल मॉडल बन गई हूँ, तो उस चीज के लिए भी अच्छा फील हो रहा है। मैं चाहती हूँ मेरी जगह 2nd कोई प्लेस ले जो इस तरीके से बैठे, अपने फैमिली को प्राउड फील कराए, अपने टीचर्स को। और इतनी स्कोप है नर्सिंग के क्षेत्र में, आप देख रहे हैं। जी सर। तो जो नर्सिंग किए हुए स्टूडेंट हैं, क्या उनको मौका देना चाहिए पढ़ाई में अपने आप को? हाँ सर, 100%। जो लोग इवन प्राइवेट सेक्टर्स में जा चुके हैं उनको सोचना चाहिए। अगर कोई 6 मंथ में कोचिंग करके इतनी सारी जॉब अगर एक्वायर कर सकता है, ऑब्वियसली वो अगर अपने आप को 6 मंथ 100% टाइम देंगे तो ऑब्वियसली इतनी सारी हो या ना हो, लेकिन एक जॉब तो वो कंफर्म निकाल ही लेंगे। जी सर। बट वही है कि उनको 100% अपने आप को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ बैठ गए और चले गए, बैठ गए चले गए, इससे नहीं होगा। इससे नहीं होने वाला सर। है ना? यहाँ जो चीज बोला जा रहा है उसको आपको करना पड़ेगा। सर यहाँ भी आपको 100% माइंड टाइम के साथ बैठना है। उसके बाद जो घर का टाइम है वो भी आपको डिवाइड करना है कि मेरे को इतने देर ही अपने खाने पीने अदर एक्टिविटीज को देना है, इतने देर ही मुझे सोने के लिए देना है। उसके अलावा का जो बाकी पूरा टाइम है मुझे पढ़ाई को ही देना है। मतलब पढ़ाई में ही जीना है। जी। पढ़ाई को जी लिए, एक बार मेहनत कर लिया, उसके बाद सेट आप कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। उसके बाद अपने लाइफ को जैसे जीना है उसे जी सकते हो। जी सर। ये अच्छी बात है। और जो बच्चे अभी सितंबर है, फिर अप्रैल में है एग्जाम देने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय भी कम है, तो थोड़ा सा टाइम टेबल बता देते इन बच्चों को और कौन सा बुक कैसे रिफर करे और किसको कैसे पढ़े, थोड़ा सा, जिससे निगेटिव मार्किंग भी कम हो। जी सर। ये थोड़ा सा बता दो। जो सितंबर के एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए तो ज्यादा समय बचा नहीं है, हार्डली 25 डेज शायद बचे हुए हैं। तो उन लोगों को तो अभी मेन है जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस, और जो उन क्वेश्चन प्रैक्टिस में से गलतियां निकल रही हैं सिर्फ उन पे फोकस करना चाहिए। कोई भी अदर टॉपिक जो वो उन्होंने नहीं पढ़ा है उस पे वो ज्यादा फोकस ना करें, फोकस करें क्वेश्चन प्रैक्टिस। और सेकंड चीज है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि कुछ भी हो 10 to 20% जो क्वेश्चंस होते हैं सर वो वहीं से रिपीटेडली आते हैं। अच्छा। और सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन उसी क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो घुमा फिरा के नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाता है, तो उन क्वेश्चन को तो एटलीस्ट वो रिवाइज करके 1-2 बार देख कर तो जाए ही जाए। कितना आवर्स फिर भी देना चाहिए स्टूडेंट को?
सर आप मतलब कि 15 घंटे से ज्यादा देना चाहिए, मैं तो ये बोलूंगी। बट हर स्टूडेंट की अपनी कैपेसिटी होती है। ओके ओके। बट अपनी कैपेसिटी से जो ज्यादा कर लेता है वही सिलेक्शन ले पाता है सर। क्योंकि कैपेसिटी के अंदर रह के तो फिर हम आराम खोजेंगे। आराम जोन के जो बाहर चला गया सर, उसका सिलेक्शन रेट थोड़ा जल्दी, मैं जल्दी कर लूंगा, ये हो जाता है। क्या लगता है कई बच्चों में जो नीड है, उनको नौकरी पाना ही, उसके पास कुछ नहीं है, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? उनको सिर्फ नौकरी चाहिए, उसके अलावा उनके पास कोई नहीं है। उसको तो सर मैं ये बोलूंगी, सिर्फ अपना 5 घंटा सो। 5 घंटा सोने के बाद खाना पीना जो भी कर रहे हो उस टाइम में भी पढ़ो, उसके बाद का जो टाइम है वो भी पढ़ो, और अपनी फैमिली से पूरा, फैमिली फ्रेंड्स अदर जो भी हैं रिलेटिव्स, उनसे पूरा कट डाउन रहिए आप फॉर 6 मंथ्स। और जितना भी जो आप कनेक्टिविटी रख रहे हैं टीचर्स से, फ्रेंड्स से, और जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो 100% पॉजिटिव एनवायरनमेंट में, नेगेटिव लोग, नेगेटिव बातें, इन लोगों से बिल्कुल दूर रहें। ये बहुत बड़ी बात है, नेगेटिव लोग से पहले तो दूर रहो। जी ठीक है। और ऐसे मुझे लगता है कि ऐसे बातों को तो सुनो ही मत जिससे आपको नेगेटिविटी आपके मन में आ जाए। जी सर। और चैलेंजेस के बारे में कुछ बोल सकते हो कि किसी को मुझे दिखाना है, ये सब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए चीजें? सर एक तरीके से होना भी चाहिए और एक तरीके से नहीं भी होना चाहिए। इसके दो पहलू हैं सर। है। एक तो पॉजिटिव वे कि मेरा डेवलपमेंट होगा इसलिए ये चीज होनी चाहिए। बाकी नेगेटिव वे में कि सिर्फ मैं किसी को दिखाने के लिए ही ये कर रहा हूँ, ये गलत चीजें हैं। मुझे किसी को दिखाने के लिए कुछ नहीं बनना, मुझे मेरे लिए कुछ बनना है, ये चीज शो करनी है सामने वाले को। क्लासेस के कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोलेंगे? सर जैसे कि 100 क्लासेस हो रही हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो 100 से 100 पूरी क्लास लेनी है, कुछ भी मिस डाउन नहीं करना है वहां पर। अदरवाइज कोई भी लाइन में अगर एक ब्रेक आता है तो हमारा जो क्लैरिटी है वो पूरा नहीं हो पाता है उस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के लिए। तो वो चीज फिर दिक्कत होती है बाद में सब्जेक्ट को जब हम रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, तो उस जगह से जो सर कनेक्टिविटी टूटती है ना, फिर स्टूडेंट्स को उसमें दिक्कत आ सकती है। तो सारी क्लासेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है सर। क्लासेस में कभी शुरू है या बाद में भी हो सकता है नंबर कम आते हैं क्लास टेस्ट में? जी सर। डिमोटिवेट होते हैं बच्चे? हाँ सर, होते कभी हुए हो? सर डिमोटिवेट हाँ होती थी। हर स्टूडेंट के लाइफ में ये फेस आता है, डिमोटिवेट देन मोटिवेट, डिमोटिवेट देन मोटिवेट। बट स्टूडेंट अगर जितनी जल्दी ये चीज समझ जाए कि मैं डिमोटिवेट होने के बाद मुझे एक ना एक दिन तो मोटिवेटेड होना ही है, तो वो जो पीरियड जो रहता था, टाइम फ्रेम, अगर उसको हम थोड़ा जल्दी समझ के कम कर देना तो उतना ज्यादा हम पढ़ाई में टाइम दे सकते हैं। तो ये है, डिमोटिवेट हुए हर स्टूडेंट के लाइफ में फेस आता है। इस चीज को हमको जल्दी समझ जाना है और जल्दी मोटिवेट होकर पढ़ाई स्टार्ट करनी है। सारे टेस्ट का रेशनल के बारे में क्या बताओगे? कैसे निकालना चाहिए? चारों ऑप्शन का रेशनल निकालना चाहिए कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने चाहिए? नहीं सर, मैं फोकस करूंगी रैशनल्स पे, क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम किसी क्वेश्चन को लगा रहे होते हैं, अगर आपको फर्स्ट टाइम में ही वो क्वेश्चन क्लियर है, चारों रैशनल क्लियर हैं, तो ऑब्वियसली हमको सेकंड टाइम उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन मुझे क्लियर ही नहीं है, रैशनल क्लियर नहीं है, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगा के ज्यादा कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर आपको सारे का रैशनल क्लियर है, तब उस केस में है कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी लगाने हैं। क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो वहां पर हम कितनी जल्दी कर रहे हैं क्वेश्चंस और फिर वापस उसको रीड आउट कर रहे हैं, तो उसमें सर ये चीज बहुत मायने रखती है। क्योंकि जितना जल्दी हम करेंगे वापस रिवाइज कर पाएंगे, और रिवाइज कर पाएंगे तो जो हमने फर्स्ट टाइम में गलती की है वो हम पकड़ पाएंगे, हम सुधार पाएंगे जी। तो इसमें फिर हमारे मार्क्स ज्यादा आते हैं किसी भी एग्जाम में। और मान लीजिए जो नेगेटिव में कर रही हूँ वो वहां पर हाँ ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा, सेकंड टाइम में हमको कुछ क्वेश्चन से लगता है ना कि नहीं ये पूरा ही डाउटफुल जा रहा है, तो फिर वो हटा देना है उस क्वेश्चन को। मतलब आपके माइंड में छोड़ने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो इसको लीव करो। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं 100 में से 100 लगा दिए, ये कभी भी नहीं करना है। 10 क्वेश्चन एग्जाम्स में छोड़ने के लिए ही आते हैं, 10 to 15 क्वेश्चन। उस पर हमको फोकस करना ही नहीं है। आपको पता है ये मेरे को बिल्कुल मैंने कभी नहीं पढ़ा, मेरा कंसेप्ट इसमें नहीं है, बिल्कुल आप छोड़ दीजिए उस चीज को। और जो आपको क्लियर है उसको एक बार में लगाइए, क्योंकि आपका माइंड इतना तो इंटेंड हो जाता है किसी भी टॉपिक के लिए कि हाँ ये 100% राइट है। हम क्या करते हैं, ये राइट है, फिर कंफ्यूज होकर बगल वाले को लगा के आते हैं। बहुत बार सर होता है 2 ऑप्शंस में, तो जो फर्स्ट क्लिक में आ रहा है आप उसी को लगाइए, मैं तो ये बोलूंगी। सभी सब्जेक्ट को फोकस किए थे? सर मैक्सिमम जो मैंने फोकस किया था वो मेन सब्जेक्ट्स को किया था, और जो माइनर सब्जेक्ट्स थे उस पे ज्यादा फोकस तो नहीं, बट 1-2 बार रीड आउट जरूर किया था। छोड़कर तो नहीं जाना है, क्योंकि एक नंबर ही आपको सिलेक्शन देता है सर। क्योंकि जो DSSB का एग्जाम था और हमारा MNS का एग्जाम, ये ऐसा एग्जाम था जिसमें कि हमारे माइनर सब्जेक्ट्स का रेशियो ज्यादा था जी। तो आप किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है? नहीं सर। नहीं, ये अच्छी बात है।
कुछ बच्चे फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चलते रहते हैं कॉलेज लेवल में, तो वो एक इन्वायरमेंट कोचिंग नहीं आ पाते हैं, उनको क्या करना चाहिए? सर उनको मैं खुद का पर्सनल बताती हूँ, मेरा भी ऐसा ही कुछ था। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ही वीक थी। इवन गवर्नमेंट कॉलेज में तो फीसेस भी बहुत कम होती हैं। उसके बाद भी मेरा फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं था। मैंने किसी से पैसे बोरो किए, उस पैसों से मैं कोचिंग आई, अपने खाने का रेंट का इसने मैंने दिया। फिर जब मेरी फर्स्ट और सेकंड मंथ की सैलरी आई, उससे मैंने पे आउट किया। तो सर मैं ये बोलूंगी कि अभी कुछ दिन पहले मैं अपने हॉस्टल गई थी, वहां मेरी मैडम ने मुझको मतलब जो पहले मोटिवेशन दिया था कि बच्चा अगर कितना भी गरीब है, कितना भी फाइनेंशियली वीक है, तो उसको जरूर, भले ही उसके पास घर पे नहीं है तो किसी से बोरो कर ले, क्योंकि जो 6 मंथ की जो उसकी मेहनत है, वो उसकी लाइफ, उसकी फैमिली की लाइफ, उसकी सोसाइटी की लाइफ, उसके लिए बदलाव बहुत बड़ा कर सकती है। तो हर बच्चे को कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि कोचिंग से हमको एक सही पाथ दिखता है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएं, अदरवाइज कुछ लोग हैं कि सेल्फ स्टडी, ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है तो सेल्फ स्टडी करना प्रिफर करते हैं। हो जाता है कई लोग का सेल्फ स्टडी में, मैं ये नहीं कहूंगी सेल्फ स्टडी से नहीं हो पाता, बट शायद थोड़ा टाइम लग जाए। बट कोचिंग में थोड़ा सा हमारी जल्दी होने का चांस रहता है, क्योंकि यहाँ कौन सी बुक हमको पढ़नी है ये बताया जाता है, कैसे कैसे स्ट्रेटेजी हम बनाएं। और एक टॉपिक को बोल के बता के कोई सुनेगा जी, उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है। हाँ, एज कम्पेयर टू आप पढ़ रहे हैं जी, तो मुझे लगता है एक बार उस टॉपिक को सुन लो, यहाँ पे बोर्ड में पढ़ लो, उसके बाद उसके पीछे जाओ, अरे इसको तो मैं जानती थी या जानता था, और ये इजी होने लगता है। हाँ सर, तो ये चीजें आपको कोचिंग में मिलेगा। हाँ, कंसेप्ट क्लियरेंस वाली जो चीजें हैं वो यहाँ बेस्ट हो पाएगा, और उस टॉपिक के बारे में पढ़ो मतलब जान गए जी, और टॉपिक को जान गए मतलब उसके लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, है ना, ये अच्छी बात है। कई बच्चे किस्मत बोलूं क्या बोलूं नहीं पता, पढ़ते तो बहुत है, उनमें पढ़ाई में कभी कोई कॉम्प्रोमाइजिंग मुझे दिखता नहीं, पढ़ रहे हैं बच्चे, है ना। किस्मत है क्या है, कई बार रुक जाते हैं 1 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए, या फिर कुछ समय ज़्यादा लग जा रहा है। कंटिन्यूटी, इसके बारे में क्या बोलोगे? सर कंटिन्यूटी, जैसे आप बोले कुछ बच्चे पढ़ते हैं, देखो 2 चीजें हो सकती है, एक तो वो कहीं बस काम चोरी कर रहे हैं, अच्छा, या फिर हर कोई बच्चे का नहीं बोल रही हूँ सर, लेकिन कुछ बच्चे ये हैं कि बीच में हम पढ़ते तो हैं, बहुत अच्छा हमारे सब कंसेप्ट्स हैं, बट अगर हमको जो 100% 200% टाइम वहाँ देना है, उसकी जगह वो कुछ और कर रहे हैं। अच्छा। एक ये भी रीजन हो सकता है। सेकंड चीज है, अगर हमारा जैसे आप बोल रहे हैं 1 नंबर या 2 नंबर से रह जा रहा है, तो इसमें सर उस स्टूडेंट को खुश होना चाहिए कि मेरे 1 या 2 नंबर से ही रह रहा है, मतलब मैं बहुत ज्यादा पास हूँ। उसमें हमको डिमोटिवेट नहीं, डबल मोटिवेट होकर पढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। हाँ, ये मैं बोलना चाहूंगी। समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी, है नहीं। तो कंटिन्यूटी को कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को। यदि वो इसमें कूद गया है कि मुझे जाना है जी सर, तो उसको जब तक मंजिल ना मिले तब तक रुकना नहीं चाहिए। ये अच्छी बात है और ये सभी बच्चों को होना चाहिए। हमारा फील्ड है नर्सिंग, स्कोप काफी है जी सर, लेकिन जैसे मुझे लगता है पर्सनली, मैं इतने दिन से भी कोचिंग रन कर रहा हूँ, उतना अवेयरनेस अभी भी क्यों नहीं दिख रहा है, इतनी वैकेंसी होने के बावजूद। मुझे पर्सनली लगता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हैं हम, और मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को और आगे बढ़ के थोड़ा सा और आगे आना चाहिए। जी सर। सर एक्चुअल में कुछ कॉलेजेस में जैसे कि अवेयरनेस नहीं होती है, एग्जाम्स के बारे में नहीं होती, इवन टीचर्स को भी नहीं पता होता है सर कई बार कि यहाँ की ऐसी ऐसी वैकेंसी होती है। वो लोग भी क्या है, तुरंत पढ़ के निकले, टीचिंग में लग गए, फिर वो भी टीचिंग कर रहे हैं, तो अगर उनको खुद को अवेयरनेस नहीं तो सामने वाले को भी नहीं बता पा रहे हैं। और कुछ टीचर्स हैं, उनको ऑर्डर्स ही नहीं होते हैं कि हमको बताना है। अच्छा, हाँ, खैर अभी तो सब जगह मैं जा रहा हूँ तो नॉर्सेट के बारे में लगभग सब बच्चे को पता हो गया। जी सर। तो लेकिन जैसे कि 3000-4000 बच्चे निकल रहे हैं, तो उस ब्राउंड में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं पढ़ने के लिए। मैं चाहता हूँ जितना आएंगे उतना सिलेक्शन रेशो ज्यादा बढ़ेगा। हाँ सर, ये तो है ना, क्योंकि हम उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से पढ़ पाए। चलो वो तो अलग है, उसके लिए हम आगे बढ़ते रहेंगे। सिलेक्शन का होना ये बड़ी बात है कि सिलेक्शन के लिए हमको कैसे जाए, वो हम कैसे जा सकते हैं? सर इसमें मतलब मेरे कहने का मतलब है सिलेक्शन तो हम पा जाएंगे, लेकिन उस सिलेक्शन के पीछे का कहानी किस तरीके से रचा जाता है, कि हम क्या क्या किए होंगे। आपने गोल बनाए होंगे जी, गोल बनाने के बाद उसके लिए क्या क्या जानकारी चाहिए, क्या आगे बढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक रिफर करना है,
सारी बुक के बारे में एक बार बता दीजिए और कैसे पढ़ाई की इसके बारे में बता दीजिए। ओके, जनरली हमको 3 पार्ट कवर करना होता है अपनी होल स्टडी की जर्नी में। एक थ्योरी है, सेकंड क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तीसरा है टेस्ट सीरीज लगाना, और जो सबसे मेन पार्ट है 4th पार्ट, एग्जाम में शांत माइंड से बैठना, एग्जाम को अटेंड करना जो मैं बोलूंगी। तो फर्स्ट थ्योरी पार्ट है, वो हमारा 2 जगह से कवर अप होता है। पहला क्लास जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, सेकंड होगा जो हम खुद थ्योरी जाके पढ़ रहे हैं। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो वो माइनर अमाउंट में ही क्लास में हो सकती है, पॉसिबल उतना ही है। वहां से कुछ होगा, कुछ आप खुद जो 4 बुक हैं, सॉन्डर्स, मॉसबी, पीआर यादव और टारगेट है, मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा बहुत सारे मटेरियल्स हैं। हाँ सर, ये थ्योरी सर, वो थ्योरी पार्ट है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस। हाँ, वो जैसे हमको थ्योरी रिवाइज करनी है तो कोचिंग के नोट्स हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उनके लिए बुक्स है। कुछ शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे सर, अकॉर्डिंग टू टाइम फ्रेम मैंने बहुत कम शॉर्ट नोट्स बना पाई थी, बट मैं हर स्टूडेंट को बोलूंगी अगर आपके पास टाइम है तो आप एक अलग से नोटबुक बनाइए, जिसमें मेन चीजें जो आप एग्जाम में आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर आई हैं, जो इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स है, ये एक अलग से कॉपी में आप जरूर बनाइए। और जो खुद से बनाया हुआ चीजें ज्यादा याद रहती है। हाँ सर, ये चीज है ना। हाँ। क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत करके बनाया है। हाँ सर। और ये मैं क्या कभी नहीं करती थी सर, मैं क्या करती थी, मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं था, कोचिंग के साथ ही सब चीज करना था, तो मैं बुक के ऊपर में ही लिख देती थी। तो जब भी कभी रिवाइज करना हुआ तो वो दिख जाता था। तो मैं ये करती थी, बट किसी के पास टाइम है प्रॉपर तो वो जरूर एक शॉर्ट नोट कॉपी बनाए, क्योंकि फिर हमको बुक कैरी करने की कहीं जरूरत नहीं है। किसी एग्जाम में सिर्फ उस कॉपी को हम रास्ते में पढ़ते भी चले गए तो बहुत सारी चीजें हमको रिवाइज। पहले तो नोट सेट 3 घंटे के होते थे, आजकल 1.5 घंटे 90 मिनट के हो रहे हैं। जी सर। उस 90 मिनट का क्या वैल्यू है सर? वो 90 मिनट सिर्फ ये है किस तरीके से हम अपने माइंड को स्टेबल रख के वहां किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। जो हमने 6 महीना, साल भर, 1.5 साल जो भी हमने पढ़ाई की है, उस 90 मिनट में हमारा क्या माइंड सेट रहा, किस स्पीड से हम कर रहे हैं, वो सिर्फ यही दर्शाता है कि हमने पिछला क्या मेहनत किया हुआ है। तो उस 90 मिनट का कंट्रोलिंग का महत्व है। हाँ सर, वही मैं 4th पार्ट में बताना चाह रही थी। क्योंकि सब लोग पढ़ाई करते हैं। जी जी, मुझे नहीं लगता कि सब लोग पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ सर। लेकिन उस 90 मिनट में अपने आप को जो कंट्रोल कर लिया वो ज्यादा सक्सेस है। हाँ सर, ये चीज है। मान लीजिए किसी ने 30% सिलेबस कवर किया है, किसी ने 100% किया है, बट उस 90 मिनट में जिसने अपना माइंड सही तरीके से कंट्रोल करके प्रॉपरली क्वेश्चंस को अटेंड किया है, वो एक ज्यादा सक्सेसफुल रेट ले पाएगा। अगर हमने सब पढ़ाया है लेकिन वहां पर हमारा दिमाग ही काम नहीं कर रहा, हम घबरा गए, तो ये चीजें फिर एग्जाम बिगाड़ देती है सर। जहाँ फियर आया। हाँ सर, फियर किसी भी एग्जाम में हमको डरना नहीं। लेने का जल्दबाजी नहीं सर, कभी नहीं करना है। इसके लिए सर तो मैं एक ही वर्ड बोलूंगी, जब आपकी नॉलेज पूरी हो जाएगी, भगवान आपको अपने आप सिलेक्शन दे देगा। 90 मिनट में यही कहीं डर कि मुझे सिलेक्शन लेना इतने साल से नहीं ले पा रही है या नहीं ले पा रहा हूँ, ये सर एग्जाम को बिगाड़ देता है, मैं ये बोलूंगी। तो उसको कैसे कंट्रोल करें? सर सबसे पहले ना हमको सर वो 3rd वाला पार्ट है, पहले मैं वो कवर अप कर देती हूँ। अच्छा। फिर 4th पार्ट बताती हूँ। जैसे 2nd पार्ट मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस का बताया कि आप 4 बुक से करिए। 3rd पार्ट जो है हमारा वो है टेस्ट सीरीज। आपको जहां से भी जो भी टेस्ट सीरीज आपको सही लग रही है आप वो लीजिए। मैक्सिमम जो टेस्ट आप लगा रहे हो पर डे, और मान लो आप नेक्स्ट डे क्वेश्चंस लगा रहे हो टेस्ट सीरीज के, टाइम बच गया तो आप प्रीवियस डे के भी लगाओ उसमें। क्वेश्चन प्रैक्टिस में भी सेम चीज अप्लाई होती है। आज मैंने इतने क्वेश्चन लगाने थे, लगा लिए, अगर 4 मिनट या 2 मिनट भी बच गया तो ऑब्वियसली आप 2 मिनट में भी 10 क्वेश्चन पीछे के रिवाइज करिए। उससे क्या है, माइंड में वो चीजें और बैठ जाती हैं। हाँ, और 4th पार्ट जो सर आप पूछ रहे हैं कि एग्जाम में कैसे बैठा जाए, सर मैं हर स्टूडेंट को बोलूंगी जितना महत्व हमारे 6 महीने 1 साल की तैयारी का होता है, उतना ही महत्व होता है एग्जाम के नियर बाय के जो डेज होते हैं, 1 दिन 2 दिन और एग्जाम वाला दिन, उसका भी सेम महत्व है। उस टाइम पे हमको कोशिश करना है 1 दिन 1.5 दिन 2 दिन कोई पढ़ाई नहीं करनी है, रिविजन करना है तो करिए। अगर तैयारी कुछ ज्यादा अधूरी छूट गई है तो करिए, नहीं छूट गई, आपको लगता है कि हाँ हो गया है चीजें, अब मुझे शांत से बैठ जाना चाहिए, ऑब्वियसली रेस्ट करना चाहिए, अच्छे से खाना पीना लेना चाहिए, अच्छे से नींद पूरी करनी चाहिए उन 2 दिनों में। और जब एग्जाम वाला दिन है तो सुबह एकदम हरी भरी होके हमको रिवाइज सारी चीजें नहीं करनी है, क्योंकि आपको जो मेहनत करनी है आप करिए, 6 महीने साल भर में करिए। उस टाइम पे हरी भरी मत होइए, क्योंकि उस टाइम पे आपका माइंड
आपको शांत रखकर जाना होता है एग्जाम में। भगवान की पूजा करनी है वो करके जाइए, मम्मी पापा से जिससे आपको अच्छा लगता है उससे एग्जाम में बात करके जाइए। फिर एग्जाम हॉल में बैठ रहे हैं, कुछ ज्यादा वहां नहीं सोचना है। एग्जाम हॉल के अंदर घुस रहे हैं, किसी से ज्यादा बात करते हुए नहीं जाना है उन एग्जाम्स में। शांति से जाइए, अंदर घुसिए, बैठिए, अपने प्रभु को याद करिए। उसके बाद थोड़ा सा 1-2 मिनट का रेस्ट अपने माइंड को देना है, क्योंकि हम धूप से आए हुए होते हैं। थोड़ा पानी पीजिए, वॉशरूम वगैरह जाना है तो फिर आप वो जाइए। उसके बाद में जब क्वेश्चन आए सामने तो आपको बिल्कुल अपने माइंड में रखना है, यही मेरा लास्ट टाइम है, मुझे जो परफॉर्म करना है इसी में करना है। तो अगर प्रेशर तो नहीं आ जाएगा उससे? नहीं सर, वो प्रेशर पॉजिटिव प्रेशर है। मतलब मैं अपना केस बता रही हूँ, मुझे लगता है कि वो एक पॉजिटिव चीजें हैं। वो प्रेशर से ही हम जल्दी क्वेश्चन कर पाते हैं। अच्छा सर, एकदम ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, लेकिन कुछ तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। अदरवाइज मैं बहुत स्लोली रीड करूंगी तो फिर उसमें मेरे क्वेश्चन छूटेंगे। और अगर ज्यादा ही रिलैक्स हो गई तो गलत होने के भी चांस हैं। तो एक हल्का जो प्रेशर पढ़ाई के लिए जो हम रखते हैं, उतना तो प्रेशर लेके बैठना है हमको कि हाँ अब ये 90 मिनट से इसमें मेरे को 2 बार 3 बार, जो भी हर जो इंडिविजुअल स्टूडेंट है वो अपना लेकर बैठता है कि मुझे 3 बार क्वेश्चन रिवाइज करने हैं, 2 बार, वो आप करिए। उसके बाद आप कुछ एग्जाम का टाइम बचाइए, 1 या 2 मिनट शांति से देखने के लिए कि मैंने सारे क्वेश्चन अटेंड किए हैं, कितने छोड़े हैं, कितने किए हैं। ये 1 या 2 मिनट का समय रखना चाहिए सर। घर वालों का सपोर्ट बहुत जरूरी है सर, बहुत ज्यादा। और अगर सर किसी स्टूडेंट कोई ऐसा है जिसके पास नहीं भी है तो चिंता नहीं करनी है, भगवान साथ हैं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि इतना दिन से पढ़ रही है, नहीं हो पा रहा है, आ जाओ शादी कर देते हैं। अच्छा। ऐसा कुछ प्रेशर? अच्छा, इस केस में तो सर बहुत सारे मैंने भी ऐसी स्टोरी सुन रखी है कि घर वालों का ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इतने दिन से पढ़ रहे हो, इतने पैसे लगा दिए पढ़ाई में, अभी तक तो नहीं निकला, अब क्या निकलेगा। उन बातों पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। अच्छा, कोचिंग कंप्लीट होने के बाद आप कहाँ थे, घर चले गए थे? नहीं सर, कोचिंग कंप्लीट हुई थी, उसके 20 दिन बाद तो नॉट सेट 6 हो गया था। मेरा केस ही अलग हो गया था। बट मैं दूसरों के लिए बोलना चाहूंगी सर, क्योंकि मैंने और लोगों का भी सुन रखा है। कुछ लोग का हो गया उनका भी, और कुछ लोग का नहीं हुआ। नहीं सुनना है बिल्कुल। इतने दिन जब पेरेंट्स दे सकते हैं तो कुछ दिन और दे सकते हैं। इतनी कैपेसिटी है हमारे पेरेंट्स में, वो कहीं से भी लाएंगे, वो दे देंगे। बट आपको रुकना नहीं है। नहीं रुकना है, घर जाना चाहिए कि जहाँ आप पढ़ाई कर रहे हो वहीं बैठ के पढ़ो? नहीं सर, घर से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। मेरी एक फ्रेंड का ही केस है, घर से दूर रही, हस्बैंड ससुराल से भी दूर रही, हो गया उसका सिलेक्शन, अभी फिर एम्स रायपुर के लिए स्ट्रगल कर रही है, आ जाएगी जल्दी ही, अच्छा चल रहा है उसका भी स्ट्रगल। तो वही बोलूंगी सर, घर नहीं जाना चाहिए, जहाँ आप हो वहाँ शांत माइंड से मेरा हो जाएगा। पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव थिंकिंग, और जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक उस एनवायरनमेंट को छोड़ो। हाँ सर, कभी नहीं। फ्लोरेंस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ सर, जरूर बोलना चाहूंगी। सबसे पहले मैं अपने दोनों डायरेक्टर सर्स के लिए बोलना चाहूंगी। जिस मोटिव से इन्होंने फ्लोरेंस को स्टार्ट किया है, ऑब्वियसली यहाँ सिलेक्शन रेट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, दिन ब दिन बढ़ेंगे, आई नो दैट। उसके बाद मैं अपने टीचर्स के लिए बोलना चाहूंगी, जो उनका कंसेप्ट क्लियरेंस टेक्निक है, जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट और जो मोटिवेशन वो देते हैं। ऑब्वियसली सर, कोई भी स्टूडेंट अगर यहाँ 100% अपना दे रहा है, बिना सिलेक्शन के घर वापस नहीं जाएगा। नहीं जाना चाहिए। आपको लगा कि हमारा सोच वही है? ऑब्वियसली सर। क्या लगता है, क्रांति आनी चाहिए छत्तीसगढ़ में? हाँ सर, हमारे छत्तीसगढ़ में, नर्सिंग वालों में। जी सर, हमारे छत्तीसगढ़ में सर अभी तक तो अवेयरनेस कम थी, इसके पहले तक। बट अब सर धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, कोचिंग के बारे में, एग्जाम्स के बारे में, इंस्टीट्यूट्स के बारे में। जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी उतने ज्यादा स्टूडेंट्स हमारी कोचिंग में या जहाँ भी उनको सुटेबल लग रहा है, बट वो आना स्टार्ट होंगे, पढ़ना स्टार्ट होंगे, और कोशिश करेंगे कि प्राइवेट जॉब्स ना करें। अच्छा जी सर। और कुछ खास फ्लोरेंस जो अलग बनाता है? हाँ सर, एक तो पहली बात ये ऑफलाइन क्लासेस देता है, जिसकी वजह से यहाँ जो इन्वायरमेंट है वो ऑनलाइन से तो बिल्कुल अलग मिलता है। क्योंकि मैंने 1 मंथ कहीं की ऑनलाइन कोचिंग भी कर रखी थी। अच्छा। मतलब मैं थोड़ी लेट कोचिंग मैंने स्टार्ट की थी, तो 1 मंथ मैं घर पे पढ़ रही थी। नहीं हुआ सर, ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से मेरे से नहीं हो पाएगा ना। हाँ, वो मोटिव नहीं आया, वो इन्वायरमेंट नहीं आया, और बहुत कुछ मुझे ऑनलाइन से नहीं मिला जो यहाँ ऑफलाइन कोचिंग में बैठ कर हुआ। टेस्ट वेस्ट होता था? जी सर। टीचरों का तो शायद सभी स्टूडेंट के प्रति फोकस रहता था। जी सर। लेकिन टेस्ट वेस्ट में नंबर कम आए या उसके पीछे इंडिविजुअल फोकस फ्लोरेंस में आपने कहीं देखे?
हाँ सर, ये चीजें तो होती थी। अगर कोई स्टूडेंट बहुत बेटर परफॉर्म कर रहा है तो उसको और मोटिवेट किया जाता था, और मान लीजिए कोई स्टूडेंट थोड़ा कम ला रहा है तो उसको कैसे गेन अप करना है, ये चीजें बताई जाती थी सर। क्योंकि मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड भी आई थी, वो वीक स्टूडेंट थी, बट उसको भी ब्राइट स्टूडेंट, मेरे जस्ट बाद वाले नॉर्सेट में उसका भी हुआ, क्योंकि उस पर फोकस किया गया था। आप ऐसा करिए, ये चीज ज्यादा प्रैक्टिस करिए, ये पढ़िए, इस तरीके से करिए, सारी चीजें बताई जाती थी। तो आप कॉलेज कैसे पास हुए हैं उसका इम्पोर्टेंस नहीं हो जाता है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसा लगा बाद में तो। तो आप कैसे ही पास हुए हैं, 4 साल पास हो गए हैं, मतलब आप अच्छे से एम्स में जा सकते हैं। हाँ, कॉलेज पास होना इन द सेंस हम एलिजिबल हो गए हैं, बस इतना बोलूंगी सर मैं। तो जो एलिजिबल हो गया है वो निकाल सकता है? हाँ सर, वो नहीं सर, अच्छा। अगर कोई 4 साल कॉलेज कर लिया तो वो निकाल सकता है, ये नहीं बोल सकते, बट 4 साल कॉलेज करने के बाद का टाइम जो उसने अपने एग्जाम के लिए टाइम दिया है, मेन जो कोचिंग के थ्रू या फिर तो सेल्फ, वो टाइम मायने रखता है, कैसे पढ़ा, कितना पढ़ा। मैंने देखा है कि 4 साल तक वो क्या सप्ली में भी आया, कैसे भी आके पास हो गए। हाँ सर। लेकिन जो हमारे पास आए तो कॉलेज की पढ़ाई के बाद की उसकी पढ़ाई अभी वाली सर, जो अभी की पढ़ाई हो जाती है। हाँ सर, है ना? अभी की जो पढ़ाई है सर, मेन सिलेक्शन के लिए तो वही मायने रखती है सर। 4 साल में आप फर्स्ट आए, लास्ट आए, डजंट मैटर। जस्ट फोर्थ ईयर निकलेंगे, इनक्लेक्स के पीछे भागेंगे तो समझ में आ गया इनक्लेक्स? सर, अगर कोई ब्राइट स्टूडेंट है तो आएगा, और अगर कोई वीक स्टूडेंट थोड़ी कठिनाई होगी। फिर भी बेसिक अच्छा नहीं है तो? बेसिक अच्छा नहीं है तो सर पहले तो हमको बेसिक बुक्स कवर करनी है, जैसे कि टारगेट और पीआर को पहले पढ़िए, हर स्टूडेंट के लिए, ब्राइट हो चाहे फिर वीक स्टूडेंट हो, पहले पीआर टारगेट कवर करिए, फिर कोशिश करिए कि सॉन्डर्स और मॉसबी तक हम पहुंचे हैं साथ में कोचिंग का नोट्स। हाँ सर, कोचिंग का नोट्स तो मस्ट है। अगर वही अच्छे से पूरा क्लियर है और ढंग की क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई है तो इंसान क्लियर अप कर जाएगा सर। टारगेट है पीआर यादव, एनक्लेस की, सॉन्डर्स मॉसबी और कोचिंग के नोट्स। जी सर। इसके अलावा और कहीं भागना चाहिए? सर, मैंने तो अभी तक इतने को ही पढ़ा है, उसके अलावा अगर टाइम है तो पढ़िए, मैं मना तो नहीं करूंगी। मेरे ख्याल से ज्यादा इधर उधर भागने से थोड़ा सा। हाँ सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको सेलेक्टेड चीजें पढ़नी है। अगर हम 10 बुक के पीछे भागेंगे तो ऑब्वियसली हम बार बार एक बुक को रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कोचिंग के नोट्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे, और एक इंडिविजुअल कंटेंट जो कंटेंट रहता है वो हमारा लिमिटेड होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको कितनी बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, कितने नोट्स पढ़ने हैं, कहाँ से टेस्ट सीरीज लगानी है, ये एकदम वाइजली चूज करिए। क्योंकि मुझे लगता है कभी कोई अलग बता दिया, कोई अलग बता दिया तो उससे डिस्ट्रक्शन तो होगा ना। हाँ सर, ऑब्वियसली होता है। वही मैं बोली आपको कि 2 मंथ में पूरी कंफ्यूज ही रही कि मैं क्या पढ़ूं, सब अलग अलग बता रहे हैं, बट वो आपको खुद को शॉर्ट आउट करना है। बताएंगे सब अपना अपना, सब नहीं। कभी आप यूट्यूब में जा रहे हो, जी जी, कभी कोई फ्रेंड ने लिंक भेज दी, इसको देखो, या कोई रेशनल भेज दिए, वो डिस्ट्रक्शन करता होगा। हाँ सर। तो मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि एक फोकस रहना चाहिए? हाँ सर, हमको एक आध मन तो सर हर स्टूडेंट को होगा, हर कोई इंसान ही है, सब जगह से चीजें सुनेंगे तो कंफ्यूजन होगा, बट सर बाद में उनको क्लियर हो जाना चाहिए कि कंटेंट कहाँ कहाँ से उठाना है। एक लिमिटेड कंटेंट उठाना है, उसको एक स्ट्रेटेजी बना के एक लिमिटेड टाइम पीरियड में हमको खत्म करना है, फिर उसके बाद कितने बार हमको उस चीज का रिविजन करना है, वो इंडिविजुअल खुद ये चीज डिसाइड करेगा सर। कई बच्चे अपसेंट भी मारते हैं। जी सर। और कई बच्चे हो सकता है 4 महीना 5 महीने के बाद फिर इधर उधर भटक जाते हैं। इनके बारे में क्या बोलना चाहिए? सर, इनके लिए तो मैं स्पेशल बोलूंगी। अगर कोई लाइन है, हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, अगर इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं, अगर कोई इंडिविजुअल ए है और इंडिविजुअल बी है, अगर इंडिविजुअल ए स्ट्रेट जा रहा है, 6 मंथ का टाइम पीरियड है, वो स्ट्रेट गया, ऑब्वियसली वो सही टाइम पर पहुंच गया। कोई इंडिविजुअल बी है, वो पहले कोचिंग लिया, बीच में वो गैप कर दिया 4-5 दिन, फिर उसकी लाइन यहाँ टूटी, फिर वो लाइन पे आया, कोचिंग आया, फिर वो कुछ दिन कोचिंग किया, फिर वो ब्रेक किया सीक्वेंस को, फिर वो 1 हफ्ते गायब रहा कोचिंग से, फिर उसके बाद वो 5 मंथ तक कोचिंग कंप्लीट किया, फिर वो कहीं गायब भी हो गया। तो ऑब्वियसली वो अपने पॉइंट बी तक कैसे पहुंचेगा सर? और अगर कभी पहुंच भी गया तो बहुत समय लगेगा सर, बहुत ज्यादा समय। शायद वो उस टाइम तक बहुत चीज कुछ फेस कर चुका होगा। 4 महीने 5 महीने के बाद बच्चों का जो लाइन पकड़ा हुआ है, कई बार टूटते देखा हूं मैं। जी सर। तो ये कैसे कंट्रोल करे वो बच्चे की अपने आप को ना टूटे? सर, इसके लिए सबसे पहला तो पर्सनल मोटिव पे ध्यान दें कि आपने स्टार्ट ही क्यों की थी अपनी जर्नी। ठीक बोल रहे हो।
अपनी जर्नी आपने जब स्टार्ट की थी तो क्या सोचकर स्टार्ट किया था, इस चीज पे आप पहले फोकस डालें। और सेकंड, आप अपने जो रोल मॉडल हैं वो हमेशा हाई रखें। जैसे कि मैंने अपने रोल मॉडल, मेरी जस्ट एक सीनियर थी, उसने भी 6 महीने में निकाला था। मैं हमेशा उसको लेकर चलती थी, वो 6 महीने में निकाल सकती है, वो भी एवरेज स्टूडेंट थी, मैं भी एवरेज स्टूडेंट थी, ऑब्वियसली मैं भी कर सकती हूँ। तो हमेशा ये सोचना है। ब्रेक नहीं करना चाहिए बच्चों को कभी जिंदगी में। नहीं सर, कितनी भी कठिनाई आ जाए, पैसे पूरे खत्म हो जाएं, कुछ भी करो, बट पढ़ाई से अपना नाता बिल्कुल नहीं तोड़ना है। कोशिश पूरी रखना कि इन्वायरमेंट साफ सुथरा हो, बिना डिस्ट्रैक्शन का हो। अदर सब्जेक्ट के रीजनिंग और उसके बारे में क्या बोलना चाहिए? सर, अदर सब्जेक्ट के लिए ये बोलना चाहूंगी, एक्चुअल में हम लोग रहते हैं बायोलॉजी स्टूडेंट, हमारा मैथ्स वैसे ही वीक रहता है। मोस्टली बच्चों का शायद यही रहता होगा। तो आप एकदम ज्यादा मेहनत उसके पीछे ना करके नर्सिंग पार्ट अपना 100% क्लियर रखिए, और उसको भी पूरा छोड़ना नहीं है। जितना पॉसिबल है, जैसे जीके कई लोग का थोड़ा बहुत तो स्ट्रांग रहता है, आप जितना कवर कर सकते हो सिर्फ उतना ही कवर करो। सेकंड, रीजनिंग, हम सबसे ज्यादा जो मेहनत कर सकते हैं वो रीजनिंग पार्ट में कर सकते हैं, क्योंकि वो उतनी हार्ड होती नहीं है, और अगर हम थोड़ी मेहनत करें तो वो हमारी अच्छी हो सकती है। मैथ्स, जो इजी मैथ्स है आप वो करिए, नहीं हो पा रहा है वो छोड़ दीजिए। जी सर। मेडिकल सर्जिकल के बारे में क्या बोलना चाहिए? मेडिकल सर्जिकल सर कवर अप तो पूरा करना है उसमें। नहीं है ना? हाँ, उसके क्वेश्चंस आते हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं उससे। अच्छा है, पूरा कवर अप करना है। मेडिकल सर्जिकल और जो मेन सब्जेक्ट है उसके साथ में एमएसएन के साथ, वो तो पूरे सर रट के पूरा पढ़ना ही है। उसके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, सेकंड ऑप्शन, कि हम इसमें से कुछ सब्जेक्ट ड्रॉप कर दें या कोई यूनिट इसमें से नॉन इम्पोर्टेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेडिकल सर्जिकल की हर एक यूनिट उतनी ही इम्पोर्टेंट है। हर किसी यूनिट से क्वेश्चन घुमा फिरा के, फंडा मिक्स करके ऐसा आता ही है सर उसमें से। जी, तो शुरू में अपने को बेसिक बनाना है जी। बेस बनाने के बाद अपने को क्वेश्चन प्रैक्टिस से उसको निखारना है। उसके बाद टेस्ट सीरीज लगा के अपनी एबिलिटी जांचनी है, स्पीड बढ़ानी है। उसके बाद शांत माइंड से एक एग्जाम में बैठना है। ठीक है। एब्सेंट नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं तो ये बोलूंगी नहीं। जिस जगह हम बैठे सिलेक्शन लेके जाना है। हाँ सर। पॉसिबिलिटी है सब बच्चों के लिए? सर पॉसिबल तो है, तभी इतने लोग कर पाते हैं। जो नहीं भटकते, जिनका एम क्लियर होता है, वो ऑब्वियसली कर लेते हैं। अब जो भटक गए, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि हम भटक गए हैं, हमको करना क्या है, तो उनके लिए बोलूंगी भटको मत, अपना लाइन जो पकड़े हो एंड तक, जब तक सिलेक्शन ना ले लो तब तक उस लाइन को छोड़ना नहीं है सर। और फाइनेंशियली प्रॉब्लम जो बच्चे हैं वो कैसे भी करके अपना झेल ले और पढ़ाई को ब्रेक ना करे। जी सर। क्योंकि यदि आज फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? पढ़ाई। हाँ सर। और कोई दूसरा दिखता है आपको? कोई और ऑप्शन तो नहीं है। आपको अपने आप को ठीक करना है तो क्या है आपके पास? सर पढ़ाई करके मैं एक अच्छी जॉब टाइम से ले लूं। टाइम से लेना बहुत जरूरी है सर। अच्छा। अगर मान लीजिए मैं आज फाइनेंशियल बहुत ज्यादा वीक हूँ, मेरा सिलेक्शन बहुत लंबे समय से मेरी कुछ गलतियों की वजह से या मेरी पढ़ाई वीक होने की वजह से नहीं हो पा रहा, तो उसकी होल रिस्पॉन्सिबल मैं खुद ही हूँ सर। और इसका जो प्रेशर आता है उसको कैसे हैंडल करें? सर प्रेशर तो आएगा, बट मुझे करना ही है। प्रेशर तो आएगा बट करना ही है, यही सोचना है सर। तो फिर क्योंकि एक समय के बाद टूट भी जाते हैं बच्चे। जी सर। उनके बारे में क्या बोलोगे? उनके लिए सर वही जो मैंने बताया कि हम मान लीजिए कोई कांच है वो टूटा तो वो तो वापस जुड़ नहीं सकता, बट वी आर ह्यूमन बींग्स। अगर हमारा माइंड कहीं ब्रेक हो रहा है, हम टूट रहे हैं, बट हमको पता है हमारे पास सेकंड ऑप्शन है ही नहीं, हमको ये चीजें चाहिए ही चाहिए एनी हाउ, तो हम जितना जल्दी अपने आप को बाइंड अप करके पढ़ना चालू करें उतना कम हमारा टाइम वेस्ट होगा और उतना जल्दी हम सिलेक्शन को पा पाएंगे। कई बच्चे को लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे या फिर हमारे लेवल से ऊपर जा रही है पढ़ाई जी, वो उन बच्चों के लिए क्या बोलना चाहिए? उन बच्चों के लिए तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगी सर। कई बच्चे थे हमारे क्लास में, हमारी ही क्लास का, हमारे सीनियर के सीनियर सर फेल हो जाते थे कई बार, तो हम पास कैसे होंगे इस चीज के लिए डरते थे। जब वो लोग आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में बैठकर एक अच्छी सैलरी पैकेज उठा सकते हैं तो ऑब्वियसली वो भी ह्यूमन बीइंग थे और आप भी ह्यूमन बीइंग हैं, तो आप जरूर कर पाएंगे। आपको हमेशा यही सोचना, अपने ऊपर विश्वास बहुत जरूरी है सर, बहुत ज्यादा जरूरी। अपने ऊपर अगर आप विश्वास नहीं कर पाओगे तो एक सिलेक्शन तो क्या, आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगे। चीजें ये तो है सर, अपने ऊपर विश्वास जब हम रखेंगे तभी ही किस चीज को गेन कर सकते हैं। 6 घंटे की पढ़ाई को कवर नहीं कर पा रहे हैं बच्चे एक दिन में। जो कोचिंग में पढ़ाई हुई है उसको घर जाके नहीं हो पा रहा है, कुछ छूट जा रहा है।
या फिर रिवीजन में पूरा नहीं कर पाए और उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, ओके तो वो बच्चे कैसे करें? सर होता है हर किसी की जो माइंड का लेवल है बोलूंगी मैं, एक हाई, माइल्ड और मॉडरेट, तीनों टाइप के बच्चे होते हैं। कोई है सर ने जैसे बताया नहीं कवर अप कर पा रहे हैं, तो मैंने बोला कि 6 मंथ में कोई सिलेक्शन ले सकता है, कोई 1 साल, कोई 1.5 से 2 साल। ऑब्वियसली अगर कोई बहुत ज्यादा वीक है उसको 2 साल लग सकते हैं, बट मैंने ये कहीं भी नहीं बोला कि वो सिलेक्शन नहीं ले सकता। ऑब्वियसली उसको टाइम देना पड़ेगा अपने आप को, जैसे हीरे को तराशते हैं सर, उस तरीके से अपने आप को टाइम देना पड़ेगा, मेहनत देनी पड़ेगी, अपना दिमाग वहां लगाना पड़ेगा पढ़ाई में, फिर वो कर लेगा एक टाइम के बाद में। जो डिस्ट्रक्शन है जैसे कि सोशल मीडिया, जी सर। आपने क्या किए? सर मेरा तो मोबाइल ऑफ रहता था मैं 2 मोबाइल रखती थी, एक पढ़ाई के लिए अलग रखती थी और एक इधर कनेक्टेड वाला अलग ही। जब मेरे को अपने फैमिली से बात करना होता था तभी मैं ऑन करती थी, और पढ़ाई वाले में सिर्फ पढ़ाई के कंटेंट आते थे, उसमें कुछ इधर का नहीं। घर वाले अपने बातें बता के आपको टेंशन में डालते थे? सर होता तो सबकी फैमिली में है कि वो बताएंगे अपनी बातें। उनको देखो, कई के घर वाले बहुत समझदार होते हैं, नहीं बताते, बट कुछ वाले नहीं ये चीज कर पाते, बता देते हैं घर का टेंशन, उनसे हैंडल नहीं होता। ऑब्वियसली आपको चीजें सुननी है, आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, जाके सॉल्व करने बैठोगे आपका टाइम वेस्ट होगा। कोशिश करो 6 मंथ ये सब चीजों से दूर रहो, आपके और आपकी फैमिली के बहुत भला हो जाएगा सर इस चीज। पढ़ने 2 घंटा बैठे हैं पर जी सर, बुक सामने है, सिर्फ आधा घंटा पढ़ाई होती है, 1.5 घंटा हमारा दिमाग और कहीं जाता है, उसको कैसे करें? सर इसमें तो फिर यही है कि एक तो ये हो सकता है कि बच्चा बहुत ही ज्यादा वीक है, उसने कभी बिल्कुल कुछ पढ़ा ही नहीं है। वीक नहीं, ओके, पढ़ाई सिर्फ आधा घंटा हुई, 1.5 घंटे वो अपने सपनों में जीता है। ओके, मतलब कि कहीं ना कहीं चले जाते हैं बातें, कभी किसी की बात याद आ गई, कभी कुछ आ गई, कभी घर चले आ गए, घर की बातें याद आ गई, तो हम कंटिन्यू 2 घंटा कैसे फोकस करें बुक के ऊपर? सर देखिए, अगर आपके माइंड में कुछ बहुत ही ज्यादा पेनफुल कुछ ऐसा चल रहा है तो ऑब्वियसली 5 से 10 मिनट उस चीज से रिलेटेड सोच के आप क्लियर अप करिए। उसके बाद का जो टाइम है आप पूरा इधर दीजिए, क्योंकि आपको वो चीज एनी हाउ फाइट करनी ही है। मेरे भी माइंड में आता था बहुत कुछ कि हाँ, जैसे कोचिंग में कुछ हो गया, किसी फ्रेंड ने, मेरी बहुत करीबी ने कुछ बोल दिया, तो मेरे माइंड में वही चल रहा है। ऑब्वियसली तुरंत फोन लगाऊंगी, हाँ यार ऐसा ऐसा था, तुरंत क्लियर किया मैंने वहीं का वहीं। हाँ, अब वो चीज वहां आना स्टॉप, हमारे माइंड का मैकेनिज्म तो हमको पता होता है ना, हम क्या करेंगे तो तुरंत स्टॉप होगा। तो वो अच्छा, हाँ, नहीं, बोलिए जी तो हमको तुरंत वहीं बस वो चीजें क्लियर करनी है। मान लो घर से कुछ चीजें आ रही हैं, आप उसको सॉल्यूशन बताइए, जो कर सकते हो सिर्फ उतना 5 से 10 मिनट में करिए। उसके बाद आप पूरा शांत माइंड लेकर ही पढ़ने बैठिए। अच्छा, और बहुत बड़ी बात यह है कि जो बच्चा पढ़ाई तो कर रहा है लेकिन सच में उसको समझने में बहुत तकलीफ हो रहा है, क्वेश्चन को पढ़ने में तकलीफ हो रहा है, वो क्वेश्चन उनको समझ में नहीं आ रहा है, रीड आउट नहीं कर पा रहे हैं सर, उसको बहुत टाइम लग रहा है। एक ही तोड़ है, प्रैक्टिस जितने बार करेगा और हेल्प, प्रैक्टिस और हेल्प। खुद से जितने बार प्रैक्टिस करेगा, एक तो उससे उस चीज से क्लियर अप हो सकता है, और नहीं ही कर पा रहा है तो ऑब्वियसली अपने सीनियर टीचर्स और अपने फ्रेंड्स की हेल्प उसको लेनी चाहिए। आप अपना जो नॉलेज था किसी को देते थे? हाँ सर। कैसा लगता था? सर जब मैं तैयारी करती थी तब मैं कोशिश करती थी अपना टाइम वेस्ट किसी चीज में ना करूं, बट ऐसा है कि हाँ सच में किसी को कुछ टॉपिक समझ में ही नहीं आ रहा, सामने आके समझा दे यार, तो मैं उसको मना भी नहीं करती थी, ठीक है मैं टाइम देके समझा दूंगी। कभी आप किसी से पूछते थे? हाँ सर, मुझे अगर कुछ चीज नहीं आया तो मेरे अगल बगल फ्रेंड्स होते थे, इवन मैं अपने टीचर्स को बहुत परेशान करती थी कि सर मेरे को नहीं आ रहा है ये समझ, या फिर तो इस टॉपिक में, इस कंसेप्ट में यहाँ डाउट है, तो मैं बार बार पूछती थी, क्योंकि अभी हमारे पास समय है सर, कोचिंग में टीचर्स अवेलेबल है, फ्रेंड्स अवेलेबल है। जब हम सेल्फ स्टडी करेंगे तो ये चीज हमारे पास अवेलेबल नहीं होती, फिर हमको बहुत ज्यादा भागना दौड़ना पड़ जाएगा कि मैं ये कंसेप्ट कहाँ से क्लियर करूँ, या फिर ये टॉपिक कहाँ से क्लियर करूँ, क्वेश्चन कहाँ से क्लियर। लेकिन जब हम कोचिंग में होते हैं ना तो वो गोल्डन टाइम होता है, टीचर्स अवेलेबल है, पीछे कुछ प्रॉब्लम हो तो डायरेक्टर सर अवेलेबल है, वो कहीं और से क्लियर अप करेंगे, बट वो हमारा डाउट क्लियर अप करेंगे। तो कोशिश करिए जो भी कोचिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपना सारा डाउट, सारा कंसेप्ट कोचिंग में ही क्लियर करके देन सेल्फ स्टडी के लिए बैठे आफ्टर 6 मंथ। आपके पास नॉलेज है, उसको बांटोगे तो अच्छा लगता है? हाँ सर। पॉजिटिव है? जी सर। उससे और आप अपने आप इम्प्रूव कर सकते हैं। हाँ सर, अगर हाँ सर इस चीज पे भी मैं बोलना चाहूंगी, जैसे कई स्टूडेंट है, मान लीजिए मेरे पास नॉलेज है, मैं किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, तो इस चीज से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है आपका भला होगा, लेकिन जब आपके साथ साथ 4 लोगों का और भला होता है ना, ऑब्वियसली आपकी उन्नति बढ़ती जाती है।
ग्रुप डिस्कशन का वैल्यू है बहुत ज्यादा सर। अगर हाँ जिन टॉपिक्स पर डाउट है, हाँ। अगर आप हर टॉपिक के लिए ग्रुप डिस्कशन यूज करोगे तो मे बी शायद टाइम वेस्ट हो सकता है, बट जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टाइम है क्लासेस में, तो आप ग्रुप डिस्कशन करिए। और जैसे जिनका सब क्लियर अप हो गया, सारे क्वेश्चंस लग चुके हैं, वो लोग ग्रुप में पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी बेनिफिशियल है सर, क्योंकि वो एक ही समय पे बहुत कुछ डिस्कस करके क्लियर अप कर सकते हैं। माइंड सेटअप बहुत बड़ी चीज हो जाती है। हाँ सर, सब माइंड का ही खेल है। खेल जो है आपका, आपने कैसे सेट कर रखा है उसको। हाँ। आप कहाँ जाना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। जी सर। तो इसके बारे में थोड़ा सा बच्चों को बता दीजिए, माइंड सेटअप के बारे में। जी सर। हमको हमारा माइंड सेट ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। जैसे मैंने पहले भी कहा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव इन्वायरमेंट, नेगेटिव फ्रेंड्स, नेगेटिव बातें, ये सबसे बिल्कुल दूर रहना है। अपने आप को 100% कट डाउन करना है। डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को पूरा 100% कट डाउन करना है। अब आपको खुद को पता है आपके लिए क्या डिस्ट्रैक्शन है और क्या पॉजिटिव पॉइंट। किसी के लिए फैमिली हो सकता है एक पॉजिटिव पॉइंट हो, मोटिवेशन हो सकता है दिन भर का टेंशन रहता हो, 5 मिनट बात करके रिलीज हो जाता हो। किसी के लिए हो सकता है डिस्ट्रैक्शन पॉइंट हो, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती हो। तो आपको खुद को पता है क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है। वो हर पर्सन इंडिविजुअल का अपना अपना अलग होता है। तो आपको उस चीज को ध्यान देना है कि क्या पॉजिटिव है उसके पास जाइए, नेगेटिव है उसको पूरा कट डाउन करिए। और जो पढ़ने की स्ट्रेटेजी मैंने बताई, हर इंडिविजुअल की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है। जो भी इंडिविजुअल है वो सक्सेस तभी ले पाता है जब वो खुद की स्ट्रेटेजी यूज करता है। मेरी स्ट्रेटेजी से मैं नहीं बोल सकती कि हर कोई पास हो पाएगा या नहीं। ऑब्वियसली जो टीचर्स होते हैं उनका गाइडिंग वे है वो सबके लिए सेम होता है। उनके विद गाइडिंग वे आपका स्ट्रेटेजी जब आप यूज करोगे, ऑब्वियसली आप हर एग्जाम में सक्सेस लोगे। और जो स्टूडेंट्स थोड़े से डीमोटिवेटेड हैं उनके लिए मैं स्पेशल बोलना चाहूँगी, डीमोटिवेटेड हो रहे हो तो उसका 2 ही रिजल्ट है। एक तो आप अपनी मंजिल पे लेट पहुँचोगे, बार बार डीमोटिवेट होगे तो आपका टाइम वेस्ट आप कर रहे हो कहीं ना कहीं। सेकेंड चीज ये हो सकता है कि आप अपने मंजिल पे कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गए तो अगर आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है, टाइमली पहुंचना है, तो ऑब्वियसली डीमोटिवेशन को थोड़ा मोटिवेशन में, डी को हटा दो उस वर्ड से और मोटिवेशन में कन्वर्ट करो। अब आपको कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैंने बहुत कुछ बताया इस वीडियो में, कि कैसे हम मोटिवेटेड रहें। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं आपके, एज अ मोटिवेशन सोर्स लो। अपने बच्चों, कई लोग मैरिड भी होते हैं सर, तो एज अपने बच्चों को मोटिवेशन का सोर्स लो। आपको अपने प्रोफेशनल फील्ड में अच्छा करना है। बहुत लोग अलग अलग माइंडसेट से आते हैं, कोई सिर्फ कमाने के माइंडसेट से, कोई अपने फील्ड के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग सोचता है। तो आपको पता है आप किस टाइप के पर्सन हो, तो उस चीज को अपना मोटिवेटिंग सोर्स लो और फिर आप उस डीमोटिवेशन से थोड़ा बच के रह पाओगे। और प्लीज जो फ्रेंड्स, जो रूममेट्स आपको लगता है कि एक भी नेगेटिव बात कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, दूर हो जाओ। ये नहीं कि मैं उसकी बातें सुनता रहूंगा, वहां सहता रहूंगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दूर हो जाइए कुछ समय के लिए। अच्छा है, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए, फैमिली से भी मैं बोलूंगी कुछ समय के लिए कट डाउन कर लीजिए, अगर वो एज अ मोटिवेटिंग सोर्स आपके लिए नहीं बन पा रही है तो। क्योंकि आपका सिलेक्शन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद किसी और के लिए। आपका सिलेक्शन आपकी जिम्मेदारी है। गोल आपका सेटअप कब चालू हुआ है? सर एक्चुअल में मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है। ये तो मेरा सेटअप जब मैं नर्सिंग करने गई थी तब से था कि हाँ मैं लगूंगी तो पहली जॉब में गवर्नमेंट जॉब ही लगूंगी। अच्छा। तो मतलब मेरे को ऐसा पहले लगता था कि CHO एक गवर्नमेंट जॉब है, बट जब मैं यहाँ कोचिंग में आई तब पता चला शायद वो संविदा होता है करके। तो ये चीज के बारे में मेरे को आइडिया नहीं था। वो पता चला, फिर पता चला गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर ये आता है। फिर उसके बाद यहाँ आके हो गया कि हाँ गवर्नमेंट जॉब में भी लेना है तो एम्स रायपुर लेना है करके। सेटअप बनाए थे, फोटो तो रखे थे रायपुर एम्स के? हाँ सर, मेरे कॉपी में हर फ्रंट पेज में ऐसा एम्स रायपुर अंडर 50 ऐसा रहता था। अच्छा है जी। रैंक भी लाना है करके चलते रहता था। हाँ सर। रैंक होल्डर बनना है, खाली सिलेक्शन नहीं लेना है, रैंक होल्डर बनना है। हाँ सर, शुरू से ये था मेरा। है। जी। चलो, और कुछ ऐसा कुछ बता दीजिए फ्लोरेंस के बारे में थोड़ा बहुत। आप यहाँ आए, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ के लोग, यहाँ के टीचर, जी सर, यहाँ के सपोर्टिव स्टाफ सब कैसे हैं, क्या काम करते हैं? फ्लोरेंस के बारे में ये बोलना चाहूंगी, सबसे पहले तो इसके नाम पे बोलना चाहूंगी। ये जो नाम है वही नर्सिंग की जो जननी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, वहां से निकला है। तो ऑब्वियसली इसका नाम ही मोटिवेटिंग है, फ्लोरेंस। उसके बाद मैं यहाँ के डायरेक्टर सर लोग के बारे में बोलना चाहूंगी। सर आप लोग का सपोर्ट हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत मायने रखता है। जैसे मेरी जर्नी में आप लोग का सपोर्ट सर 100 नहीं, मैं 200% बोलूंगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जहां तक मेरा सिलेक्शन हो गया आप लोग वहां तक मेरे साथ थे।
अभी भी मेरा इतना सिलेक्शन हो रहा है या मुझे किसी चीज के लिए गाइडेंस चाहिए नर्सिंग के फील्ड में, तो आप लोग सर हर जगह मुझे गाइड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ के जो डायरेक्टर सर्स हैं, ये आपको लाइफ में नर्सिंग के फील्ड में जिस भी चीज से रिलेटेड गाइडेंस चाहिए ऑब्वियसली वो 100% गाइडेंस देते हैं। फिर उसके बाद मैं बोलना चाहूंगी यहाँ का जो इन्वायरमेंट है पढ़ाई का 100 नहीं 200%, क्योंकि डिस्टर्बेंस के लिए सर लोग बीच बीच में बताते रहते हैं ये डिस्टर्ब मत करिए, फिर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स को कम करते हैं। हमारा छुट्टी भी नहीं है। छुट्टियां नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर कंटिन्यूटी का ध्यान रखते हैं। हाँ, कंटिन्यूटी। आप अगर आप आए हो तो ज्यादा छुट्टी नहीं लेना है, पहले ही आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। नेगेटिव लोगों वाला भी जो पॉइंट मैंने बताया था वो यहाँ सर लोग बताते हैं स्टार्टिंग से, दूर रहिए करके। फिर थर्ड में बोलना चाहूंगी हमारे टीचर्स के बारे में। बेस्ट टीचिंग फैकल्टी यहाँ हमको मिलती है, क्योंकि नहीं होती तो मेरा तो इतना सिलेक्शन नहीं हो पाता। ऑब्वियसली वो हर चीज, हर सब्जेक्ट, हर कंसेप्ट को डीपली क्लियर करते हैं। उसके बाद यहाँ के जो सपोर्टिंग स्टाफ्स थे सर, वो भी बहुत सपोर्टिंग, मतलब स्टूडेंट से जो बात करना है, वो प्रेशर में है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से हमारी बातें आप तक कन्वे करना है, ये सब चीजें अच्छा था सर। बाकी जो बेसिक फैसिलिटीज थी हमारे पास, एसी, फैन, क्लासरूम, वाटर, ये सब भी सर बेसिक तो हर स्टूडेंट का आप लोगों ने पूरा किया है। क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कोचिंग तो खोल दिया बट बेसिक फैसिलिटीज का ध्यान नहीं रखा जाता, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट है। छत्तीसगढ़ के जितने भी नर्सिंग कर रहे हैं सारे बच्चों में मैं एम्स को कैसे लाऊं, उनके मन में एम्स कैसे डालूं, कुछ एडवाइस करना चाहेंगे फ्लोरेंस या हमको? जी सर। सर देखिए, जैसे मेरी जॉब लगी, मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ। ऐसे सर हर एक बच्चे की अपनी जर्नी होती है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, बट सर जॉब की नीड तो हर पर्सन को है, लाइफ तो हर पर्सन की इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो जिस तरीके से आप लोग मोटिवेट कर रहे हो सर स्टूडेंट को, सर हम तो लग गए हमारी जगह, बट सर ऐसे कई नीडफुल लोग हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इस कोचिंग के बारे में, अपने लाइफ में क्या करना है इस चीज के बारे में। और मैं तो बोलूंगी आप जरूर आइए कोचिंग लीजिए, 6 मंथ अपनी तैयारी करिए और एक अपनी मंजिल पर पहुंचिए। रास्ता मैं तो कोचिंग बिल्कुल प्रमोट करूंगी सर, क्योंकि मैंने लिया है और इसका 100 नहीं 200% जो बेनिफिट है मुझे हर एग्जाम्स में मिला है सर। इवन आप लोग यहाँ ये तक बताते हैं कि एग्जाम में बैठिए तो किस माइंडसेट के साथ बैठिए, जो आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा वो मुझे सारी चीजें सीखने भी यहीं से मिली हैं सर। और मैं बोलूंगी जो टीचर्स हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, यहाँ एक एक वर्ड बोलते हैं हमारे लिए, वो ऐसे ही नहीं बोलते, उनके एक एक वर्ड को पकड़िए, पकड़ने के बाद में थोड़ा सा उनको लिख के रखिए, हो सके तो जिनमें कैपेसिटी की लिख कर रखिए, और जब भी आप नोटबुक खोलते एक बार सोचो उन चीजों के बारे में। ठीक है आरती, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और मैं तो यही चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ के जितने लोग भी नर्सिंग किए हुए हैं एक बार अपने आप को मौका जरूर दें। एक मौका देने में क्या जाता है? हाँ सर, है ना, नहीं दिए तो कल के डेट में वो पछतावा रहेगा कि मैं उस समय कर सकती थी या कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि हमने उस समय टाइम ही नहीं दिया, अपने आप को टाइम नहीं दिया। मैं जबकि उस समय कर सकती थी लेकिन नहीं कर पाई, ये पछतावा कब होगा? बाद में होगा। जी सर। इस चीज में मैं बस एक लाइन बोलूंगी, जब भी आप लोग ऐसा मोटिवेट करने के लिए स्टूडेंट्स को बुलाते हैं तो मैं हर क्लास में ये वर्ड बोलती हूँ, जिंदगी हर किसी को राजा बनने का एक मौका देती है। जिंदगी हर किसी को राजा बनने का एक मौका देती है, तो आप समझो आपका मौका अब है और उस पर काम करो और अपनी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करो। बहुत अच्छी है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच आरती। मुझे लगता है इस सेशन से छत्तीसगढ़ के बच्चों को, चाहे ऑल ओवर इंडिया के बच्चों को बहुत बेनिफिट मिलेगी। और आगे हम ऐसी कुछ कोशिश करेंगे कि हम बच्चों के साथ दिल से कनेक्टिविटी जोड़ पाए और उन बच्चों को हम इस सब में ले जाएं। यही हमारा एक सपना है, और इस सपना को पूरा करने के लिए मुझे आप छत्तीसगढ़ के नर्सिंग के बच्चों का सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत रहेगा। मैं भी सारे स्टूडेंट्स से बोलना चाहूंगी, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा आपसे अच्छा कोई नहीं जानता, बट जो आपको वे यहाँ मिल रहा है, आपको जो पाथ यहाँ दिखाया जा रहा है, ऑब्वियसली वो आपकी मंजिल तक आपको पहुँचाने में बहुत जल्दी से जल्दी हेल्प करेगा। तो ज़्यादा देर ना करिए, आप कोशिश करिए अपना जो पाथ है वो जल्दी पकड़ें, जल्दी ज्वाइन करें। थैंक यू। जल्दी सिलेक्शन ले। जी, जल्दी सिलेक्शन ले। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।